फ्रेंड्स, वेलकम टू नीता वेज अकेडमी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं द हर्ट ऑफ डार्कनेस, जो आपके MEG 3 सिलेबस के अंदर एक और नॉवल है और इसको लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने। और ये जो नॉवल था ये पब्लिश हुआ था 1899 के अंदर। तो चलिए जानते हैं इस नॉवल के बारे में, इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं। आपको इसके अंदर से एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम पेपर में और आपको इसमें आंसर अटेम्प्ट करना होगा। तो इसकी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप अच्छे से अपना क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये जोसेफ कॉनरेड द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है और ये पब्लिश हुआ था 1899 में। तो इस नॉवेल को जानने से पहले, इसकी स्टोरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके राइटर के बारे में, जो है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड जो है वो अर्ली मॉडर्निस्ट राइटर रहे हैं और ये बड़े ही फेमस राइटर थे अपने समय के। और इन्होंने काफी अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, काफी ग्रेट वर्क्स इन्होंने दिए हैं और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो 1857 से 1924 तक इनका लाइफ टाइम था और इसके अंदर इन्होंने काफी सारे वर्क्स लिखे हैं। तो ये एक पोलिश ब्रिटिश राइटर थे। और इस समय में जो इनका लाइफ टाइम था उस समय में ब्रिटिश एम्पायर पीक पर थी और इंपेरियलिज्म चारों तरफ फैल रहा था। तो इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर अक्सर ये कमेंट करते हैं इंपेरियलिज्म पे, कमेंट्स ऑन इंपेरियलिज्म एंड रेसिज्म। ये इंपेरियलिज्म के खिलाफ थे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे और अपने वर्क्स के अंदर ये इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और ये जो थे ये अपने इनके जो वर्क्स हैं ये इंग्लिश में लिखते थे। इंग्लिश के ये बड़े ही ग्रेट राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे। और इसके साथ ही ये इन्होंने जो 19th सेंचुरी रियलिज्म है उसके ऊपर भी इनके थीम रहे हैं। इनके जो वर्क्स रहे हैं वो 19th सेंचुरी का जो रियलिज्म है उसके ऊपर है और एलिमेंट्स इनके काम के अंदर उसके मिलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस की स्टोरी के बारे में। आपको एक बात बताते चलें कि आपके ये जो लेक्चर हैं इनके PDF नोट्स आपको फ्री अवेलेबल करवाए गए हैं और ये आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इनके PDF ले सकते हैं और वहां से अपने एग्जाम के लिए अपने क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं। वहां पे आपको इनकी जो नॉवेल्स है इनकी समरी दी गई है, साथ में लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इनमें दिए गए हैं। तो इसके साथ ही हम स्टोरी डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है। इसके फॉर्मेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ये स्टोरी शुरू होती है हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो इसके स्टार्टिंग में 5 लोग हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो है मार्लो। ये इस पोएम का नरेटर है, सॉरी इस नॉवल का नरेटर है। लेकिन ये जो मार्लो है ये कॉनरेड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये कॉनरेड खुद हैं। तो ये इसका पूरा नाम है चार्ल्स मार्लो, ये नरेटर हैं। इसके बाद में जो इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है वुड्स। ये एक इवोरी बिजनेसमैन है, एक तरह से ये कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति है और वो कंपनी है इवोरी का बिजनेस करने वाली, हाथी दांत का बिजनेस करती है। तो अब ये जब ये स्टोरी शुरू होती है तो ये 5 व्यक्ति हैं, 5 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ ए शिप। एक जहाज है, पानी वाला जहाज है रिवर थेम्स के अंदर। रिवर थेम्स में जो लंदन में है, इसके अंदर 5 व्यक्ति एक पानी वाली जहाज की छत पे बैठे हैं। उनके अंदर एक डायरेक्टर है, एक लॉयर है और एक बिजनेसमैन है। फोर्थ पर्सन है वो मार्लो है खुद।
और एक सीमैन है। ये 5 व्यक्ति जहाज की छत पर बैठे हैं और जो मार्लर है ये आपस में बातें कर रहे हैं और मार्लो को अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट सुनाने के लिए कह रहे हैं। तो इनकी बात पे जो मार्लो है वो कहता है कि हाँ मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, और वो अपनी कहानी शुरू करता है। तो जब मार्लो अपनी कहानी शुरू करता है तो वो कहता है कि जब मैं काफी साल पहले जब मैं यंग एज में था, ये काफी पुरानी बात है, और उस समय मुझे मेरी एक आंट थी और उसके गुड रिलेशनशिप थे, उसकी अच्छी जान पहचान थी और इसके कारण उसने मार्लो की नौकरी एक इवोरी कंपनी में लगवा दी थी। और वहां का वो उस जहाज का एक स्टीम बोट थी और उसका कैप्टन बना करके मार्लो को भेजा गया था। जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर जो कोंगो रिवर के अंदर इनको इवोरी को लाने के लिए भेजा गया था। तो ये अपने क्रूज में अपने शिप के ऊपर जाते हैं और इनके साथ वाले व्यक्ति भी होते हैं जो कि कंपनी के वर्कर्स थे। तो जब ये मार्लो वहां अपनी ये यात्रा करते हैं तो उसके बारे में इंसिडेंट बताते हैं। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इसका सेंट्रल थीम क्या है। ये जो नॉवल है इसका जो सेंट्रल थीम है वो है कि जो सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं और जो सैवेजेस होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या जो जंगलों में रहने वाले जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है। ये इस नॉवल का सेंट्रल थीम है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कैसे ये जो नॉवलिस्ट है वो इस सेंट्रल थीम को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में। तो जो मार्लो है वो कहते हैं कि हम एक स्टीम बोट का मुझे कैप्टन बनाया गया और मैं अपनी बोट लेकर के कोंगो रिवर के अंदर इवोरी लेने के लिए मैं गया। वहां पर जो हमारा सबसे पहले जो हमारी बोट पहुंची, वो जब जा रहे थे रास्ते में तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक आइलैंड के पास में ये पानी वाले जो जहाज होते हैं, एक नाव है, शिप है, और उसके ऊपर से इस शिप के ऊपर कुछ जो आर्मी पर्सन्स हैं उस शिप के ऊपर से ही लड़ाई कर रहे हैं। और वो लोग जो कि वहां पे जो रहने वाले नेटिव लोग हैं, जिनको ये लोग क्रिमिनल्स कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो लोग स्लेव्स हैं और इन स्लेव्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये सब देख करके जो मार्लो से ये अच्छा नहीं लगता और वो जो उनकी शिप होती है वो आगे जाकर सेंट्रल स्टेशन पे रुकती है। वहां ये जगह जगह रुक करके अपनी शिप के ऊपर इवोरीज ले रहे हैं। इवोरीज वहां के स्टेशन से पे रुकते हैं और वहां से जो इवोरीज जो वर्कर्स हैं वहां पे ऑलरेडी उनके, वो इनको इवोरीज देते हैं, ये अपनी शिप पे रखते हैं और वहां पर जो जो सामान उन लोगों को चाहिए होता है वो जरूरत का सामान ये लोग अपनी शिप से इनको उतार के देते हैं। तो इस तरह से ये जा रहे हैं और इनको इनर स्टेशन तक जाना है जहां पर कुड्स नाम का व्यक्ति है। इनर स्टेशन तक इन्हें इवोरी कलेक्ट करके आना है, ये इनका काम है। जब ये सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं तो इसके बाद अब इन्हें इनर स्टेशन में जाना था। तो सेंट्रल स्टेशन में पहुंचने के बाद जब ये लोग वहां पे रुकते हैं तो इन्हें पता चलता है मार्लो की जो इनकी शिप है वो खराब हो गई है, स्टीम बोट। और एक्चुअली ये खराब नहीं हुई थी, इसे खराब कर दिया गया था। इसे जो वहां का ये जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर, उसने इसे जानबूझ के खराब कराया था, क्योंकि जो सामान और दवाइयां वगैरह और जो जरूरत का सामान ये लोग देने जा रहे थे उसके बदले में ये अपने शिप्स के अंदर इवोरी रख रहे थे। तो जो जहां इनके कर्मचारी थे उनको जो जो सामान की जरूरत होती थी वो उतारते थे और बदले में इवोरीज रखते थे। तो जब इन्हें इनर स्टेशन में जाना था जहां पर एक पुरुष नाम का व्यक्ति है और वो अकेला ही यहाँ पर सारे इनके इवोरी बिजनेस को हैंडल करता है। वो इवोरीज यहाँ से निकाल करके इस एरिया से उन लोगों को देता है। तो जो कंपनी है वो इस पुरुष के काम से काफी खुश है और उसे प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति ही 10 लोगों के बराबर काम कर देता है। तो ये जो बात है जो मैंने अभी कही कि 10 लोगों के बराबर काम कर देता है, ये बात जो मार्लो है वो सुनता है एक अकाउंटेंट के मुंह से। अकाउंटेंट होता है इनकी शिप में और वो उसके मुंह से ये बातें सुनता है। फिर इसके अंदर एक जो जनरल मैनेजर होता है वो यहाँ पर शिप को खराब करवा देता है। उसका कारण ये होता है कि ये लोग जो भी लोग होते हैं वो कुर्स से काफी जेलियस फील करते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो कुर्स के काम से काफी खुश है। तो जो जनरल मैनेजर है वो इसको खराब करने के पीछे रीजन ये था कि जो कुर्स है वो इन लोगों को खबर मिली है, जो यूरोपियन कंपनी है, कि कुर्स की तबीयत खराब हो रही है और इसलिए उसे दवाइयां और कुछ सामानों की जरूरत है जिसे ये शिप है जो डिलीवर करने वाली है। लेकिन जो जनरल मैनेजर है वो नहीं चाहता कि ये सामान उसके पास जाए और वो रिकवरी करे।
तो इसलिए वो शिप खराब कर देता है। अब मार्लो को इस बात का पता चलता है, क्योंकि मार्लो कैप्टन है, वो पूछता है इससे कि भाई कब तक ठीक होगी, तो वो कहते हैं कि इसे कम से कम 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ्स लगेंगे शिप को ठीक होने में। तो मार्लो उनसे कहता है कि आप जल्दी करवाइए, क्योंकि हम पहले से ही लेट हैं। जो मार्लो है वो रुक जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं होता। तो 3 मंथ तक अब जो शिप है वो अब सेंट्रल स्टेशन के ऊपर स्टे कर रहा है, और उसके बाद वो इनर स्टेशन के लिए बढ़ेगा। और जो इनर स्टेशन है वो कोंगो के जो जंगल है उनके अंदर है, डीप जंगलों में है, तो वहां पे काफी डार्कनेस भी है। तो और वो एरिया भी इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है जाने के लिए, क्योंकि वहां पे जो ट्राइब्स है उनके हमले वगैरह होते रहते हैं जब ये लोग जाते हैं। तो अब जब मार्लो यहाँ रुकता है, तो एक दिन वो जनरल मैनेजर और ब्रिक मेकर ये दोनों आपस में कुछ घुसर फुसर कर रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, जिसे कि मार्लो छुप करके सुनता है। और जब ये इनकी बात सुनता है, तो जो जनरल मैनेजर होता है वो कहता है कि जो कुर्स है वो हमारे नौकरियों के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि ये अकेला ही 10 व्यक्तियों का काम कर देता है। तो इस तरह से कंपनी हमसे तो नौकरियां छीन ही लेगी और सब रिगार्ड्स इसे ही दे देगी। तो इस तरह से मार्लो जो है वो समझता है कि भाई ये जो कुर्स है उसके बारे में सुन करके उससे इंप्रेस होता है, उसकी पर्सनैलिटी को सुन करके। और इसके अलावा जहाँ पर जो भी लोग थे वहां पर वो सब लोग कुर्स के बारे में काफी बातें करते हैं कि वो इतनी मेहनत करता है, इतना वो इतनी बोरी इकट्ठी कर देता है। इस तरह से वो बहुत कुछ बातें मार्लो के बारे में कुर्स के बारे में सुनता है मार्लो। और जो मार्लो है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कुर्स को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो फाइनली जो इनका शिप होता है वो ठीक होता है कि इनर स्टेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये इनर स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में जो ट्राइब्स वगैरह होती है वो इन पर अटैक करती है। इनके अटैक को देख करके मार्लो डर जाता है, और लेकिन मार्लो बच जाता है। इनका एक हमला होता है जिसमें मार्लो बच जाता है, लेकिन इनके साथ का एक जो होता है ना चप्पू मारने वाला जो एक व्यक्ति होता है शिप के अंदर, नाव में चप्पू मारने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति मर जाता है। तो इनका एक जो फिलोपिंग होता है उसकी इस अटैक में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब देख करके मार्लो घबराया हुआ होता है। तभी ये लोग जो जहाँ पर इनर स्टेशन है वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचते हैं तो लोग यहाँ पर इनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, धुआं वगैरह छोड़ते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं इनर स्टेशन पे। अब इनर स्टेशन पे पहुंच करके ये जो यहाँ का जो जनरल मैनेजर है वो कुर्स को लेने के लिए चला जाता है अंदर, और जो मार्लो है वो शिप के ऊपर रह करके ही वेट करता है। जब ये शिप पर रहता है तो इसे शिप में जब ये वेट कर रहा था, तो इसे एक रशियन ट्रेडर मिलता है जिसने पहले 2 बार इसका जो कुर्स है इसका इलाज भी किया था। तो जो ये रशियन ट्रेडर है वो क्योंकि वो पर्सनली कुर्स से मिल चुका है, तो वो मार्लो को कुर्स के बारे में बताता है कि जो मार्लो है वो मार्लो को कुर्स के बारे में बताता है कि जो कुर्स है वो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स है इनके लिए एक गॉड के बराबर हो गया है। ये लोग उसे एक डाइटी की तरफ पूछते हैं और ये लोग इसे जाने देना नहीं चाहते। तो ये बात सुनकर के मार्लो को काफी हैरानी होती है। फिर इसके बाद में रशियन ट्रेडर ये भी बताता है कि वो जो इतनी ज्यादा जो इबोरी है वो ऐसी इकट्ठी करता है कि एक तो वो अपना डर बना करके रखता है लोगों के बीच में, उनको फोर्स करता है काम के लिए, और दूसरी तरफ लोग उसको क्योंकि वो एक सिविलाइज्ड पर्सन है और एक जो वाइट्स है वो एक वाइट है, इस कारण से लोग उसको ज्यादा मानते हैं और उसको एक डाइटी की तरह पूछते हैं, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के बीच में आकर इनके ही कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है उसने, और वो इन्हीं जैसा होकर के रह रहा है। तो वो एक अकेला जो कुर्स है वो इस इनर स्टेशन पे रहता है। और यहाँ पर एक बात दिखाई गई है, अब यहाँ पे जो थीम होता है वो क्लियर होता है कि अब इनर स्टेशन के ऊपर अनसिविलाइज्ड लोग रहते थे। वहां पर अंदर जंगल के अंदर एक तो भारी डार्कनेस है वर्ड की कि वहां पर पेड़ पौधे इतने ज्यादा है कि वहां पर कोई भी रोशनी तक नहीं आ पाती है सूरज की, और दूसरी तरफ जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर की डार्कनेस को भी यहाँ शो किया गया है। जो कोर्स है जब इसको एम्प्लॉय किया गया था इस काम के लिए, तो उस समय उसने कुछ लेटर्स या कुछ आर्टिकल लिखे थे जिसमें उसने बात कही थी कि जो ये अफ्रीकन पीपल्स हैं इनको हमें सिविलाइज करना चाहिए, इन लोगों के लिए हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब वास्तव में जब कोर्स वहां पर जाता है तो वो भी इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता, बल्कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। इतनी ज्यादा एवरी वो इन लोगों से एक्सप्लॉइट करता है कि ये लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और बदले में वो लोग इसे इतने भोले हैं कि वो इसे डाइटी समझकर पूछते हैं और वो अपनी पूजा करवा भी रहा है और इसका वो फायदा उठा रहा है। तो इस तरह से कुर्स जो है वो खुद उसकी साउल के अंदर इतना डार्कनेस है और एक तरफ भारी डार्कनेस है। तो एक तरफ तो जो कुर्स है जो सिविलाइज्ड पर्सन था उसके अंदर भी इतनी डार्कनेस है, और दूसरी तरफ जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस कारण से वो डार्कनेस है। तो इन दोनों चीजों के यही थीम इसके ऊपर रखा गया है। फिर अब ये रशियन ट्रेडर इसे ये सब बताता है, तो जो मार्को होता है वो उसे कहता है कि ठीक है जनरल मैनेजर आने वाला है और तुम यहाँ से चले जाओ। जनरल मैनेजर आता है, कुर्स को अपनी शिप पे बिठाता है और शिप चल पड़ती है।
जो लोग हैं वहां पर उसे छोड़ने आए हैं और ये लोग उसे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन कुर्स उनको इशारा करके रोक देता है और ये लोग चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। कुर्स चला जाता है और एक लड़की होती है जो इसे काफी ज्यादा इसके करीब, ऐसे लगता है कि ये लड़की काफी इसके करीब होगी, कुर्स के, शायद इसकी हाउसकीपर होगी। तो वो सब लोग इसे मिस करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये उसे देखते रहते हैं और इसे काफी मिस करते हैं, वो उसे जाने नहीं देना चाहते। जो कुर्स है जिसे लाया गया था, शिप के अंदर उठाया गया था, ये स्ट्रेचर पे आया था, स्ट्रेचर पे, और ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि ये अपने आप हिल भी नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, ये काफी ज्यादा बीमार है। और जब ये शिप में जाता है तो शिप के अंदर रास्ते में जो कुर्स है इससे मार्लो बात करता है और ये जो कुर्स है इसे कुछ पेपर्स देता है, मार्लो को सीक्रेटली कुछ पेपर्स देता है। और ये कुर्स से मार्लो को कुर्स से बात करके अच्छा लगता है और मार्लो खाना खाने के लिए चला जाता है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी पता, एक लड़का आकर के बताता है जो इसका केयरटेकर होता है कुर्स का, वो कहता है कि कुर्स की मृत्यु हो गई है शिप के ऊपर ही, वो अपने पूरे यूरोप तक भी नहीं पहुंच पाता है और इसको क्रिमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में जब मार्लो की ये यात्रा कंप्लीट होती है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसके 1 साल बाद तक जो मार्लो है वो इस इंसिडेंट को भुला नहीं पाता है और जो इसकी फियोंसे थी, जो लड़की जो उसे वहां पर पोस्ट के ऊपर उसे काफी मिस कर रही थी, जिसके अटैचमेंट से पता लग रहा था कि ये काफी करीब है इसको उसके, वो उस लड़की को ढूंढता है। मार्लो उसे बुलाता है, वो लड़की मिलने आती है मार्लो से और मार्लो उसे वो जो पेपर्स मार्लो ने दिए, कुर्स ने दिए थे, वो पेपर मार्लो उसकी फियोंसे को या उस लड़की को दे देता है। तो वो लड़की जो है वो उससे पूछती है कि भाई जब कुर्स की मृत्यु हुई तो उस समय उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। तो क्योंकि मार्लो को पता है कि लड़की उससे काफी प्यार करती है, तो उसने कहा कि वो आखिर वो लास्ट टाइम में वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। ये सुनकर वो लड़की को और भी दुख आता है, वो रोने लगती है और वो वहां से चली जाती है। और आखिर में जो मार्लो है वो सोचता रहता है कि कितनी डार्कनेस है लोगों के हार्ट में, कि ये उसके प्यार में ऐसा सोच रही है कि उसने उसे याद किया होगा, जबकि जो कुर्स था उसे इतना उससे लगाव था ही नहीं, वो तो अपनी ही दुनिया में था। और जो कुर्स था उसके जो लास्ट वर्ड थे वो थे द हॉरर द हॉरर। इसके जो लास्ट वर्ड थे वो थे द हॉरर द हॉरर, द हॉरर द हॉरर, ये इसके लास्ट वर्ड है। लेकिन मार्लो ये उस लड़की को नहीं बताता पूछने पर, क्योंकि वो सोचता है कि इससे ये लड़की जो लड़की है वो जो इसकी फियांसे है उसे जान करके बड़ा दुख होगा कि आखिरी टाइम पे उसने उसे याद नहीं किया, तो इसलिए वो ये उसे नहीं बताता और ये सच वो अपने पास ही रख लेता है। बस ये स्टोरी थी जो मार्लो ने अपने एक नरेटर बनकर ये सुनाई है अपने दोस्तों को, और इसी के साथ ये नॉवल खत्म हो जाता है। तो ये जो आपको स्टोरी है, नॉवल है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी समरी को आप 2-3 बार इसकी समरी को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और साथ में ही आप जब इसका आंसर अटेम्प्ट करें पेपर में, एग्जाम में, तो आपको जो इसका आंसर लिखना है वो 500 to 600 वर्ड्स में, 500 से 600 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। आपको शुरू में आंसर का इंट्रो देना है, फिर इसके बाद में मेन जो आंसर पूछा गया है वो लिखना है, फिर इसके बाद में लास्ट में 3-4 लाइन में आपको इसका एक कंक्लूजन टाइप बना करके लिखना है। तो इस तरह से आपका एक अच्छा आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।